गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए फाउंडेशन की स्टडी कर रहे हैं। अकाउंटिंग आपका जो बुक है वो आप रीड कर रहे हैं। अब हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 तक पहले अपलोड कर दिए गए हैं वीडियो। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर उसको देख सकते हैं। यूनिट 4 का बीच वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 1 में यूनिट 4 जो है ये कॉन्टिंजेंट असेट एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में लायबिलिटीज़ पर है। कॉन्टिंजेंट असेट और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? कॉन्टिंजेंट मतलब संदिग्ध बोलते हैं अपन, डाउटफुल बोलते हैं कि फ्यूचर में जाके पता चलेगा कि वो आपकी असेट बनेगी वो चीज़ या नहीं बनेगी, या लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। असेट मतलब कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आपको फ्यूचर में वो देगी वो चीज़, या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब, लायबिलिटी मतलब यू हैव टू पे, आपको फ्यूचर में जाके कोई इवेंट होगा, कोई घटना होगा जिसके होने के बाद आपको पता चलेगा कि वो आपके ऊपर पे करनी है चीज़ या नहीं पे करनी। फॉर एग्जांपल, आप पे किसी ने केस कर रखा है, सूट फाइल कर दिया, तो अगर आप हार गए तो आपको 10 लाख रुपए देने होंगे। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, अभी कोर्ट में है मामला, आप जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, तो वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एक तरह से डाउटफुल है। ये आपको किसी से पैसे लेने हैं, आपने किसी पे क्लेम कर रखा है, आपके पैसे रिकवर करने हैं आपको, पर अभी कोर्ट में चल रहा है मामला, अभी कंफर्म नहीं है, पैसे मिल भी सकते हैं, अगर आप जीत गए नहीं तो नहीं मिलेंगे, तो वो कॉन्टिजेंट असेट है। तो हमें इसकी डिटेल पढ़ने की, कॉन्टिजेंट असेट का ट्रीटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अपने आप P&L और बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हैं या रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को बताने के लिए। स्टेक होल्डर्स तो आप समझते हैं, ऐसा कोई भी पर्सन जिसका कंपनी में इंटरेस्ट होता है, वो डायरेक्टर हो सकता है, वो क्रेडिटर हो सकता है, वो डेटर्स हो सकता है, बैंक हो सकते हैं, या ऑनर हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो कंपनी के केस में तो डायरेक्टर रिपोर्ट या बोर्ड रिपोर्ट बनाई जाती है अपने शेयर होल्डर को बताने के लिए कि हमारी कंपनी में ये कंटीजेंट असेट है, माइट भी ये फ्यूचर में असेट में कन्वर्ट हो सकती है जिनसे हमें पैसा मिल सकता है, और ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, माइट भी ये फ्यूचर में लायबिलिटी बन सकती है जिन्हें हमें पे करना होता है। तो हमें इसे समझते हैं। कॉन्टिजेंट असेट का मतलब दे रखा है अ पॉसिबल असेट, मतलब बन भी सकती है पॉसिबल असेट, अराइज होती है फ्रॉम पास्ट इवेंट, पास्ट में जो घटना होती है उसके बेस पे, एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म, पर ये एग्जिस्टेंस मतलब सच में ये असेट तब बनेगी ओनली आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। जब फ्यूचर में वो अनसर्टेन जो घटना होगी उसके होने पर या ना होने पर ही पता चलेगा वो आपकी असेट बनी या नहीं बनी। जैसे आपने किसी से अपने पैसे रिकवर करने के लिए केस कर रखा है 10 लाख रुपए, अब अगर आप जीत गए कोर्ट में तो वो असेट में कन्वर्ट होगा, आपके पास राइट आ जाएगा, डेटर्स बन जाएगा उससे पैसे लेने, अदरवाइज वो कन्वर्ट नहीं होगा। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर दे रखा है अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो सकती है अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, पास्ट में जो इवेंट हुआ है उससे अराइज होगी, एंड मे अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस, डिपेंड करेगा वो घटना होती है नहीं होती है ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स पर। अब इन्हें डिटेल में बता रखा है इन्होंने। कॉन्टिजेंट असेट, अ कॉन्टिजेंट असेट मे बी डिफाइंड एज ए पॉसिबल असेट दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, जो पास्ट घटना के बेस पे अराइज होती है। जैसे आपने पास्ट में किसी को गुड्स सोल्ड किए थे, सेल किए थे, पर अभी वो पैसे नहीं दे रहा है, तो आपने उसमें सूट फाइल किया, आपको पैसे लेने हैं, तो पैसे रिकवर हो भी सकते हैं और रिकवर नहीं भी हो सकते हैं। एंड हुज एग्जिस्टेंस विल बी कन्फर्म, और जिनका एग्जिस्टेंस तभी कन्फर्म होगा ओनली आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, जब वो फ्यूचर इवेंट होगा या नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, रोड्स बनाते हैं, गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला है, टेंडर समझते हैं, आपको अप्लाई करना होता है, बिड लगानी होती है, बोली लगानी होती है, और अगर वो टेंडर आपके पास में आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा सपोज 5 करोड़ रुपए का। अगर वो गवर्नमेंट टेंडर आप ले लेते हैं तो आपको 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो ये तो फ्यूचर में, अगर वो टेंडर आपने बोली लगा दी, टेंडर में भर दिया जो भी था, अब बाद में ही पता चलेगा ना कि वो टेंडर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये कॉन्टिजेंट है, अभी आप इसे प्रॉफिट नहीं कंसिडर कर सकते। ये डिपेंड करता है फ्यूचर में उस घटना पे, अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको देती है तो 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर में नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइजेस, और वो घटना आपके कंट्रोल में नहीं होती है, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आप नहीं डिसाइड करेंगे, यानी फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट होगा जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिससे पता चलेगा कि वो फ्यूचर में आपके लिए एसेट बनेगा, यानी वो इकोनॉमिक बेनिफिट देगी चीज़ आपको या नहीं देगी। इट यूजुअली अराइज फ्रॉम अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, या अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं दैट गिव राइज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इससे आपको फायदा होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है फ्यूचर में टू द बिजनेस एंटिटी को। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस, आपको किसी से पैसे लेने हैं, आपने कोर्ट में केस कर रखा है, तो अगर आप जीत गए तो आपको पैसे मिलेंगे। वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन, जहाँ पे आउटकम अनसर्टेन है, मतलब आपको पता नहीं कि फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है, तो वो चीज़ कॉन्टिजेंट असेट है।
अब आगे बढ़ते हैं इसी में पेज नंबर 1.75 पे। एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस को और एक्सपेंसेस को तो आप रिकॉर्ड करिए, पर कभी भी फ्यूचर में होने वाली इनकम को आप रिकॉर्ड मत करिए। वो जब हो जाए एक्चुअल में तभी आप उसे रिकॉर्ड कर दिए। बुद्धिमानी इसी में है कि अगर आप प्रॉफिट को कमाना हो सकता है या आपको इनकम मिल सकती है तो आप वो तभी रिकॉर्ड करिए जब वो एक्चुअल में रियलाइज हो जाए। तो प्रूडेंस अप्रोच, बुद्धिमानी की अप्रोच क्या बोलती है, एज वेल एज प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एंड एंटरप्राइजेज शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ कॉन्टीजेंट असेट। आपको अभी उस असेट को अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। रिकॉग्नाइज मतलब, शुड नॉट रिकॉग्नाइज का मतलब है कि आप उसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे एज ए असेट के तौर पे, क्योंकि आपको पता नहीं है फ्यूचर में असेट बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। These assets are uncertain, क्योंकि अनसर्टेन है, एंड मे अराइज फ्रॉम अ क्लेम विच एन एंटरप्राइजेज परस्यू थ्रू अ लीगल प्रोसीडिंग। और वो लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, वो फ्यूचर में ही पता चलेगा कोर्ट में अगर आप जीत गए कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देर इज अनसर्टेनिटी इन रियलाइजेशन ऑफ क्लेम, अनसर्टेनिटी है आपके क्लेम में कि आपको पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। It is possible that recognition of contingent asset may result in recognition of income। अगर contingent asset जो है उससे आपको फ्यूचर में इनकम मिल सकती है, that may never be realized, पर हो सकता है वो ना भी मिले, क्योंकि जब तक वो asset में कन्वर्ट नहीं होगी वो चीज़ फ्यूचर में, तो आपको कोई इनकम भी नहीं मिलेगी। However, when the realization of income is virtually certain, पर जब आप सर्टेन हो जाता है, वास्तव में आप जीत जाते हैं कोर्ट में केस, कोर्ट आपके फेवर में फैसला देता है कि हाँ उस व्यक्ति से आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन द रिलेटेड असेट नो लॉन्गर रिमेन एज कॉन्टीजेंट असेट, फिर आप उसे कॉन्टीजेंट असेट नहीं बोल सकते, क्योंकि आप कंफर्म कर दिया है, आपको कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आपको मिलने चाहिए 10 लाख रुपए, तो आप उसे असेट के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अ कॉन्टीजेंट असेट नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाते, यानी ना तो P&L अकाउंट में दिखाते हैं, ना ही आप बैलेंस शीट में कहीं शो करते हैं, ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं दिखाते हैं। अ कॉन्टीजेंट असेट इज यूजुअली डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग ऑथोरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी, यानी रिपोर्ट में बताया जाता है, कंपनी केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट होती है, इन द करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग ऑथोरिटी इन एनी केस ऑफ एनी अदर एंटरप्राइज, और कोई फर्म है, HUF है, इंडिविजुअल है, तो वहाँ पे जो रिपोर्ट होती है करस्पॉन्डिंग रिपोर्ट बनाई जाती है अपने स्टेक होल्डर को बताने के, जैसे फर्म है तो पार्टनर को बताएगी कि भैया ये असेट हमारी फ्यूचर में हो सकती है, तो उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है दैट्स इट कि हमें फ्यूचर में असेट बन सकती है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि वो असेट बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। इफ एन इनफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल है, हो सकता है आपको फ्यूचर बेनिफिट मिले और ना भी मिले। कॉन्टीजेंट असेट आर असेस्ड कंटिन्यूअली एंड इफ इट बिकम वर्चुअली सर्टेन, कॉन्टीजेंट असेट को आप कैलकुलेट करते रहते हैं हमेशा जब तक वो कंटीजेंट असेट बनी रहती है, और जब ये सर्टेन हो जाता है कि आपको मिलेगा पैसा, देन एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट विल अराइज, कि फ्यूचर में आपको उससे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ये सर्टेन हो गया है, तो फिर वो असेट बनी जाएगी। द असेट एंड द रिलेटेड इनकम आर रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो इनकम होगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी जाएगी ऑफ द पीरियड इन विच द चेंजेस अकर, जिस पीरियड में वो चेंजेस हुए हैं। एंड इस पूरे पैराग्राफ की समरी यही है कि कोई असेट कॉन्टीजेंट असेट होती है जिसकी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, फ्यूचर में कोई इवेंट होने पर या ना होने पर ही आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए असेट बनी या नहीं बनी। अगर सर्टेन हो जाता है कि वो असेट बन गई है और आपसे उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलना ही मिलना है, तो आप उसे असेट के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर अनसर्टेन है, अभी कंफर्म नहीं है कि वो फ्यूचर में असेट बनेगी या नहीं बनेगी, तो आप उसे असेट के तौर पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, यानी उसे किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाएगा, ना तो P&L अकाउंट में दिखाया जाएगा, ना बैलेंस शीट में, ना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में। आप उसे केवल डायरेक्टर रिपोर्ट्स, अगर कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेंगे, और कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, HUF है या ट्रस्ट है, तो वो अपनी जो रिपोर्ट दिखाते हैं अपने स्टेक होल्डर को जो बताते हैं उसमें मेंशन करेंगे, अपने स्टेक होल्डर्स को बताएंगे कि ये एसेट अभी तक कॉन्टीजेंट है, इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नाम से पता चल रहा है ऐसी लायबिलिटी जो पे करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी करनी पड़ सकती है, फ्यूचर में जाके ही पता चलेगा कि आपकी वो ऑब्लिगेशन बनी या नहीं बनी। आप पे किसी ने केस कर रखा है, अगर कोर्ट में आप हार गए तो आपको सामने वाले को कंपनसेशन देना होगा, राइट, तो फिर वो क्या है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। जब तक कंफर्म नहीं होता वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होगा, और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाता है, ना तो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ना P&L अकाउंट में दिखाया जाता है, ना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। बस इसे नीचे रिपोर्ट जब आप अपने स्टेक होल्डर को बताते हैं तो रिपोर्ट में जरूर मेंशन होता है नोट में कि ये हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बन सकती है।
द टर्म कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, हो सकता है आपको देना पड़ जाए, पॉसिबल है, कंफर्म नहीं है, दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, पास्ट में कोई घटना होती है उससे अराइज होती है। जैसे पास्ट में आपने किसी को सामान बेचा, उससे उसे लॉस हो गया, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे उसे डैमेज हो गया, तो आप पे केस करेगा, यानी पास्ट में कोई इवेंट हुआ है जिससे वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म, और वो पेमेंट जब करना होगा जब एग्जिस्टेंस कंफर्म होगा ओनली बाय द अकरेंस, या तो कोई घटना होगी, और नॉन अकरेंस या नहीं होगी, वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, यानी वो घटना आपके कंट्रोल में नहीं होगी, जज आपके कंट्रोल में नहीं है, कोर्ट आपके अंडर में नहीं आते हैं, तो फिर वो इंडिपेंडेंट डिसीजन देंगे, और जब कंफर्म हो जाएगा कि लायबिलिटी पे करनी है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना होगा। A present obligation that arise from past event, वही past event से arise होगी, but is not recognized because, पर आप उसे liability नहीं मान सकते हैं अभी, क्योंकि it is not probable that an outflow of resource embodying economic benefit will be required to settle the obligation। आप अभी कंफर्म नहीं है कि हमें पैसा देना है नहीं देना, हमें अभी पता नहीं है, और a reliable estimate of the amount or obligation cannot be made, या फिर आपको पता तो है कि देना तो पड़ेगा पैसा, पर आप एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे हैं, यानी ये तो कंफर्म है कि पैसा देना है, पर आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे कितना पैसा हमें देना है, यानी आपकी कोई लायबिलिटी है जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से राइज हुई, आपको पे करनी पड़ सकती है फ्यूचर में, ठीक है, पर आप उसका अमाउंट डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें कितना देना होगा, तो अब भी वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। अगर आप अमाउंट डिसाइड कर पाए तो आप 11th से पढ़ने फिर तो प्रोविजन बनाना पड़ता है नॉन लायबिलिटी के लिए, ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में पे करनी पड़ती है उसके लिए पहले से अरेंजमेंट करना पड़ता है पैसे का, जिसे आप प्रोविजन बोलते हैं। और प्रोविजन और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी फ़र्क क्या है, प्रोविजन में ये तो पता होता है कि देना है लायबिलिटी, और हमें पूरा कंफर्म अमाउंट तो नहीं पता होता, पर हम एक एस्टीमेट लगा सकते हैं कि इतना पैसा देना पड़ेगा, पर अगर हम एस्टीमेट ही नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में हमें कितना पैसा करना है, तो फिर वो प्रोविजन नहीं बनाना है, वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहलाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स सेल अ मशीन टू मिस्टर वाई, एक्स वाई को एक मशीन बेचता है, एनी डैमेज इंकर्ड बाय मिस्टर वाई वाइल यूजिंग द मशीन, अगर मान लीजिए वाई जो मशीन बेची है एक्स ने वाई को, उस मशीन से वाई को कोई डैमेज होता है, मतलब जानबूझ के नहीं, आपकी मशीन में कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से वाई को नुकसान पहुंचता है, तो नीड टू बी कंपनसेटेड बाय मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आपके प्रोडक्ट से आपके कस्टमर को नुकसान हुआ है। अ फ्यू डेज लेटर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ मशीन, मिस्टर एक्स रिसीव अ नोटिस आता है एक्स को मिस्टर वाई से, हु इज क्लेमिंग डैमेज ₹20 लाख, क्योंकि नुकसान हुआ वाई ने, तो वाई ने 20 लाख रुपए का क्लेम किया है। द नोटिस मेंशन दैट अ वर्कर मेट विद एन एक्सीडेंट, नोटिस में लिखा हुआ है कि उस मशीन पर काम करने के दौरान एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया ड्यूरिंग द यूज ऑफ मशीन एंड इज रिक्वायर्ड टू बी कंपनसेटेड, और फिर आपको कंपनसेशन देना होगा, ठीक है। द रिसिट ऑफ दिस नोटिस डज नॉट सजेस्ट दैट मिस्टर एक्स इज लायबल टू पे द अमाउंट, पर नोटिस आने का होता है थोड़ी कि वो मन से 20 लाख रुपये मांगेगा आप दे देंगे, आप वेरीफाई भी तो करेंगे कि सच में इतना नुकसान हुआ है नहीं हुआ है, या झूठ बोल रहा है, तो नोटिस आया है अभी, आपका लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुई, तो नीड ऑल्दो दिस नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, उस नोटिस की जांच करेंगे आप, एंड कंफर्म हो जाएगा कि सच में अगर डैमेज हुआ है, एज वेदर अ डैमेज अरोज ड्यू टू एनी डिफेक्ट इन मशीन, क्या डैमेज मशीन की वजह से हुआ था और इट्स ड्यू टू नेग्लिजेंस या लापरवाही की वजह से हुआ था, अगर लापरवाही की वजह से हुआ था तब तो आप क्यों देंगे पैसे, फिर तो वाई की जिम्मेदारी है। हाँ, आपकी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट था जैसे आपके कस्टमर को नुकसान हुआ तब आपको देना होगा, तो अभी कंफर्म नहीं है ये। Although the receipt of notice result into an event which require recognition of a contingent liability, पर नोटिस आया है तो उसे आप contingent liability तो मानेंगे, क्योंकि अगर ये पता चलता है फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन के बाद कि आपके प्रोडक्ट में ही कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से उसके वर्कर को चोट लगी है, तब तो आपको कंपनसेशन देना होगा, पर अभी कंफर्म नहीं है ना, तो जब तक कंफर्म नहीं है उसे contingent liability मानेंगे। सिंस देयर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, हो सकता है आपको पैसे देने पड़ जाएं, एंड दैट कैन ओनली बी कंफर्म फ्यूचर, पर पता फ्यूचर में ही चलेगा, तो आप उसे एज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। अभी 20 लाख रुपए का जो डैमेज वो क्लेम कर रहा है, आप उसे कहीं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे। टेकिंग अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस अज्यूम मिस्टर ए बी सेल कार टू इट्स कस्टमर, मान लेते हैं ए बी ने एक कार बेची है अपने कस्टमर को, वन ऑफ द कार कॉट फायर ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ अ फॉल्टी पार्ट ड्यूरिंग द टेस्ट ड्राइव बाय वन ऑफ द कस्टमर, टेस्ट ड्राइव करेगा, जब कार कोई परचेज करता है तो टेस्ट ड्राइव तो करता ही है, उस कार में कोई डिफेक्ट था जिस वजह से कार में फायर लग जाती है, आग लग जाती है, द कस्टमर हैज फाइल्ड अ कोर्ट केस सीकिंग अ क्लेम 15 लाख ड्यू टू द इंसिडेंट, कस्टमर आप पे केस करता है कि उसे नुकसान हुआ होगा आग लगने के दौरान, तो 50 लाख रुपए का वो क्लेम फाइल करता है आपके अगेंस्ट में।
While Mr. A B acknowledged that there is a present obligation, आपको ये तो पता है कि गलती आपकी है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पर ये नहीं पता कि अमाउंट कितना देना है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। पर ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, साफ साफ आपको पता था कि आपकी कार में डिफेक्ट था और टेस्ट ड्राइव के दौरान आग लगी। कार टेस्ट ड्राइव तो लेते ही, जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो पहले टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं, चला के देखते हैं, तो उस दौरान आग लग गई, तो उसमें तो कंपनी का ही फॉल्ट है, साफ साफ पता है। तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, पैसे तो देने पड़ेंगे, पर कितने देने पड़ेंगे ये अभी अनसर्टेन है। इट इज़ नॉट सर्टेन दैट वेदर ही एक्सपेक्टेड टू पे फॉर एनी डैमेजेस, अभी सर्टेन ही कितनी डैमेजेस देनी है। द फाइनल आउटकम विल ओनली बी नोन ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग, कोर्ट की कार्रवाई के दौरान ही पता चलेगा कि फाइनली क्या डिसाइड होता है। अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन होती है अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, जो पास्ट की घटना से अराइज हो सकती है, एंड मे अराइज इन फ्यूचर, फ्यूचर में आपको पे करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर में जाके पता चलेगा। पार्ट ऑफ ए डेफिनेशन अ कंटीजेंट लायबिलिटी में तो एक तो ये है कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पास्ट इवेंट से भी अराइज हो सकती है, या कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में ऑल्सो भी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, दुर्घटना हाथों हाथ हुई तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से भी अराइज हो सकती है, दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट से। एंड एंटरप्राइजेज शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, आप इसे बैलेंस शीट में कहीं भी शो नहीं करते हैं। हाउएवर इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट, आपको फुट नोट में नोट्स जो बनाते हैं नीचे देते हैं अकाउंट्स में कि क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है अपने स्टेक होल्डर्स को, तो फुट नोट्स या नोट्स टू अकाउंट में इन्हें मेंशन करना होता है। अनलेस पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ अ रिसोर्स इम्बोर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज रिमोट, ठीक है, जब तक कि रिमोट मतलब दूर दूर तक आप कंफर्म नहीं है कि पैसा मुझे देना, रिमोट मतलब हिंदी में मतलब बहुत दूर, बहुत रेयर चांसेस हैं, रिमोट एरिया भी बोलते हैं, रिमोट एरिया मतलब दूर दराज के इलाका जैसे, तो अगर रिमोट चांसेस हैं, आपको भी कंफर्म नहीं है कि कोई इकोनॉमिक आउटफ्लो आपको करना पड़ेगा, आपको पैसा आपके पास से जाएगा, तब तक आप उसे फुट नोट में यानी नोट्स में दिखाएंगे अकाउंट्स की। These liabilities are assessed continually to determine whether an outflow of resources importing economic benefit has become probable. आप जब तक ये liability कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, आप कंटिन्यूली फोकस करते रहते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं, और जब तक इन्हें आप liability नहीं मानेंगे, जब तक फाइनल आउटकम पता नहीं चल जाता। इफ़ इट बिकम प्रोबेबल दैट, अगर ये सर्टेन हो जाता है दैट आउटफ्लो और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड फॉर एन एंटायर प्रीवियसली डेल्ट विद एन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, जिससे आप पहले कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मानने थे, अब उसका आउटफ्लो आपको फ्यूचर में पेमेंट करना होगा। अब प्रोविजन रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर आपको प्रोविजन बनाना होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं फ्यूचर में कोई लायबिलिटी है जो आपको पे करनी है, तो आप उसका पहले से प्रोविजन बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं पैसे की। स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड इन विच द चेंजेस इन प्रोबेबिलिटी अकर, जिसमें ये उस पीरियड में बनाएंगे आप जिस पीरियड में कंफर्म हो जाएगा कि पैसे देने, एक्सेप्ट इन द एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज वेयर नो रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, अगर आप कोई एस्टिमेट ही नहीं लगा सकते, उस पैसे की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तब तो आप प्रोविजन नहीं बनाएंगे। प्रोविजन तभी बनाएंगे जब आप एस्टिमेटेड बेसिस पे एक अनुमान लगा सकते हैं, रीजनेबल बेसिस पे, कि मुझे इतना पैसा देना पड़ सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटी में क्या फ़र्क है। हेडिंग से पता चल रहा है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी तो जो फ्यूचर में कोई इवेंट होगा या नहीं होगा उसके बाद आप कंफर्म होगा कि वो पैसा आपको देना है या नहीं देना, और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाता है, नोट्स टू अकाउंट में इन्हें शो किया जाता है। लायबिलिटीज़ तो बहुत ईजी है, लायबिलिटी मतलब ये ऑब्लिगेशन है प्रेजेंट में जो आपको पे करनी है और इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। The distinction between a liability and a contingent liability is generally based on the judgment of the management. Management के ऊपर डिपेंड करता है। A liability is defined. Liability का मतलब तो आप 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। A liability is defined as a present financial obligation. आप पे एक बर्डन होता है पेमेंट करने का of an enterprises पे which arises from past event, की पास्ट में कोई घटना हुई है और आपको पेमेंट करना है। जैसे आपने उधार सामान खरीदा किसी क्रेडिटर से पास्ट में, तो पेमेंट तो करना ही होगा। द सेटलमेंट ऑफ अ लायबिलिटी रिजल्ट इस, अगर आप किसी लायबिलिटी को सेटल करते हैं, सेटल मतलब पेमेंट करते हैं, इन एन आउटफ्लो आपको पैसा देना होता है, आउटफ्लो मतलब पैसा जाता है फ्रॉम द एंटरप्राइजेस ऑफ रिसोर्सेज इम्बोर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, क्योंकि आपने इकोनॉमिक बेनिफिट उठाया था, आपने सामान उधार में खरीदा था तो फायदा हुआ, तो आपके पास सामान आया था, उस सामान को यूज़ करने के बदले में आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो लायबिलिटी है। ऑन दी अदर हैंड इन केस ऑफ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, संदिग्ध दायित्व है, आइदर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज टू सेटल द ऑब्लिगेशंस नॉट प्रोबेबल, आपको भी कंफर्म नहीं है कि कितना पैसा देना होगा, और द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड, पर जो पैसा देना है और टू सेटल द लायबिलिटी कैन नॉट बी मेजर विथ सफिशिएंट रिलायबिलिटी। आप यह देना तो है, आपको ये तो पता चल गया, तो देना है कितना ये नहीं पता चल रहा, तो भी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। ये देना है पर कितना देना है वो अमाउंट आप सफिशिएंट रिलायबिलिटी से कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे, तो भी वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी माना जाएगा। क्योंकि अगर आपको देना है और आप पता कर सकते हैं कितना अमाउंट देना है एस्टिमेटेड बेसिस पे थोड़ा बहुत, तो फिर प्रोविजन बनाना होगा आपको।
पर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनता है, ये केवल नोट्स टू अकाउंट में शो की जाती है। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आर क्लेम, कुछ एग्जाम्पल दे रखे, क्लेम अगेंस्ट द एंटरप्राइज नॉट एक्नॉलेजमेंट एज डेट, मतलब आपके खिलाफ किसी ने क्लेम कर रखा है, आपसे पैसा वसूल करने के लिए कोर्ट में केस कर रखा है, पर अभी तक वो कंफर्म नहीं है, एक्नॉलेजमेंट में कंफर्म नहीं है कि देना है नहीं देना। गारंटी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, आपने थर्ड पार्टी के तौर पे गारंटी दी, जैसे ए बी फ्रेंड है, बी को लोन की ज़रूरत थी तो सी से लोन ले रहा है बी, तो सी कह रहा है मैं तभी लोन दूंगा जब ए गारंटी देगा, तो ए ने गारंटी दे दी सी को कि अगर बी पैसे नहीं दे पाएगा कल को तो मैं दूंगा। तो ए के लिए ये क्या है, जो गारंटी इसने दी है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कल को अगर बी फेल होता है, अभी तो नहीं पता ना कोई, वो दे भी सकता है फ्यूचर में, उसका फ्रेंड नहीं भी दे सकता पैसे थर्ड पार्टी मतलब सी को, तो फ्यूचर में पता चलेगा बी पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ए के लिए अभी जब तक बी पेमेंट नहीं कर देता, तब जब मान लो 3 साल का लोन है तो 3 साल तक ए इस लायबिलिटी को केस में दिखाएगा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नोट्स टू अकाउंट में मेंशन करेगा कि मैंने बी के बिहाफ पर सी को गारंटी दे रखी है, इन केस अगर बी फेल होता है तो मुझे पे करना पड़ेगा। लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंट, बिल डिस्काउंटेड तो आप समझते ही हैं, बैंक से आप बीआर का पैसा पहले ही लेते हैं तो वो बिल डिस्काउंटेड होता है, और कल को अगर बीआर डिसऑनर होता है तो बैंक तो आपको ही पकड़ेगा, आपके डेटर को थोड़ी पकड़ेगा। जैसे बी ने ए को बीआर दिया था तो बी के लिए तो बिल्स पेबल हुआ और ए के लिए हुआ बीआर बिल्स रिसीवेबल, राइट। अब ए ने अपने बैंक से इसको डिस्काउंट करवा लिया, पहले ही पैसा ले लिया, कल को बैंक बीआर डिसऑनर हो जाता है तो बी को नहीं पकड़ेगा ना, बैंक तो आपको जानता है वो आपसे लेगा पैसे, तो आप जब तक ये कंफर्म नहीं होता, जब तक ड्यू डेट नहीं आती है तब तक पेमेंट नहीं कर देता बी, आप इससे फुट नोट में दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में मेंशन करेंगे कि मैंने बीआर को पहले ही बैंक से डिस्काउंट कर लिया है, इन केस कल को अगर बी पेमेंट नहीं करता है तो हमें पे करना होगा। तो बिल डिस्काउंटेड हो गया, राइट। यानी एक तो था पेंडिंग सूट, अगर आप इसमें शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक तो होती है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पेंडिंग सूट, सूट मतलब आपके खिलाफ किसी ने कोर्ट में केस कर रखा है, पेंडिंग सूट बोलते हैं उसे, ठीक है। एक तो ये होती है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, एक होती है गारंटी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन, अगर आपने किसी थर्ड पर्सन के लिए गारंटी दे रखी है, कल को अगर वो पे नहीं कर पाया तो आपको पे करना होगा, तो वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। कोई बिल डिस्काउंट आपने बैंक से करा लिया तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी अंडर डिस्प्यूट, मान लीजिए जीएसटी डिपार्टमेंट का या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है कि आपने 1 करोड़ रुपए का कम टैक्स दिया है, उन्हें लगता है कि आप कमाते ज़्यादा है पर टैक्स कम दिया है, तो ये डिस्प्यूटेड है ना, अभी कंफर्म थोड़ी है। कंफर्म होगा जब पूरे अकाउंट्स चेक हो जाएंगे, आप अपनी दलील दे देंगे, वो अपनी दलील देंगे और फाइनल कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये जो स्टैट्यूटरी डिस्प्यूट है कोई टैक्स वगैरह से रिलेटेड, तो ये भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि अगर आप जीत गए कोर्ट में तभी 1 करोड़ रुपये नहीं देने हैं, अगर आप नहीं जीते हैं तो कोर्ट इनकम टैक्स के फेवर में डिसीजन देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, और फिर आपको 1 करोड़ रुपये टैक्स लायबिलिटी के देने होंगे, तो ये भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। तो एक तो हो गया क्लेम अगेंस्ट, यानी कोई पेंडिंग सूट चल रहा है आपके खिलाफ कोर्ट में, तो वो भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी के लिए गारंटी दे रखी है कि वो लोन नहीं चुकाएगा तो आप चुका देंगे, तो वो भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है जब तक ड्यू डेट नहीं आ जाती। और एक नेक्स्ट है कि अगर कोई बिल डिस्काउंट आपने करा दिया है, बैंक से बीआर का पैसा पहले ले लिया, तो कल को अगर आपका डेटर बैंक बीआर का पेमेंट नहीं करता है तो फिर आपको देना होगा। और नेक्स्ट है कोई स्टैच्यूटरी डिस्प्यूट हो गया, कोई टैक्स लायबिलिटी आपने पे नहीं करी, टैक्स डिपार्टमेंट का किसी डिपार्टमेंट का नोटिस आया है, जब तक डिसाइड नहीं होता वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। इन एडिशन इसके अलावा टू प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकती है, कुछ प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन हो सकती है, दैट आर रिकॉग्नाइज एंड लायबिलिटी माने जाते हैं बैलेंस शीट। एंटरप्राइज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इन देयर बैलेंस शीट बाय वे ऑफ नोट, आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को हमेशा नोट में दिखाना होता है, जबकि लायबिलिटी को बैलेंस शीट में दिखाना होता है। डिस्टिंक्शन दे रखा है बिटवीन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, हेडिंग से पता चल रहा है प्रोविजन आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोविजन हमेशा नॉन लायबिलिटी के लिए बनाना पड़ता है, यानी आपको पता है कि पैसा देना है और आप उसे रीजनेबल बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑल्दो एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर आप एक रफली अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। जबकि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में क्या पड़ा था, आप एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते वो अमाउंट कि आपको कितना देना पड़ सकता है, तो वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के तौर पे शो होता है। प्रोविजन मींस एनी अमाउंट रिटर्न ऑफ, आप उसे राइट ऑफ करते हैं, घटाते हैं, रिटेन करते हैं बाय वे ऑफ प्रोविजन, डेप्रिसिएशन के लिए बनाते हैं, प्रोविजन रिन्यूअल और डिमिन्यूशन मतलब गिरावट इन द वैल्यू ऑफ असेट के लिए बनाते हैं, और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लायबिलिटी, आप नॉन लायबिलिटी के लिए पैसा बचा के चलते हैं, और विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियली एक्यूरेसी, ठीक है। आपको पता है कि लायबिलिटी देनी पड़ सकती है, ठीक है, और आप सब्सटेंशियली एक्यूरेसी के तौर पे वो अमाउंट, हाँ एस्टिमेट तो लगा सकते हैं पर पूरा 100% कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो आपको अमाउंट देना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा विच द अमाउंट कैन बी डिटरमाइन, कैन नॉट नहीं आएगा,
प्रोविजन में तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं ना कि हम कितना सब्सटेंशियल बेसिस पे कितना अमाउंट देना होगा। हाँ, 100% करेक्ट नहीं कर सकते आप। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। द डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम कैन बी एक्सप्लेन बिलो। प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी है, आपको पता है कि मुझे देना होगा, नॉन लायबिलिटी है ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, पर अमाउंट अभी अनसर्टेन है, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। आप रीजनेबल बेसिस पे वो अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। 100% तो नहीं कैलकुलेट कर सकते एग्जैक्ट, पर आपको लग रहा है कि हाँ इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, मार्केट में इतना ही चलता है। वेयर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन होती है दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज, हो सकता है लायबिलिटी में कन्वर्ट हो और कन्वर्ट ना भी हो, मे और मे नॉट बी, डिपेंडिंग ऑन द अकरेंस, घटना पे डिपेंड करेगा और नॉन अकरेंस नहीं होने पे, और वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। सेकंड, प्रोविजन मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मतलब जब कोई लायबिलिटी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को पूरा कर देती है कोई आइटम, तभी वो लायबिलिटी में रिकॉर्ड होती है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? एक तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आपको देनी होगी, और आप उसका अमाउंट एस्टिमेटेड बेसिस पे, रीजनेबल बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों कंडीशन पूरी कर देते हैं, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आप उसे लायबिलिटी में शो करते हैं। एक तो वो ऑब्लिगेशन बन गई, आपको पे करना है तो कंफर्म हो गया, और आप उसका अमाउंट एस्टिमेटेड बेसिस पे या एग्जैक्ट बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं तो लायबिलिटी बन जाएगी। पर अगर एग्जैक्ट बेसिस पे नहीं कैलकुलेट कर सकते एग्जैक्ट अमाउंट, पर एस्टिमेटेड बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप प्रोविजन बोलते हैं। वेयर एज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी फेल टू मीट द सेम, पर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में तो ऐसा होता ही नहीं है, आपके लायबिलिटी कंफर्म नहीं होती कि देना ही देना, और कंफर्म हो गई बाई चांस पर आप अमाउंट नहीं निकाल सकते उसका एस्टिमेट बेसिस पे, रीजनेबल बेसिस पे, तो भी वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। थर्ड, प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज। प्रोविजन तभी रिकॉग्नाइज होगा, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा व्हेन एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आपको ऑब्लिगेशन आ गई है, आपको पे करना है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट से होती है, एंड आउटफ्लो पैसा जाएगा आपके पास से ऑफ रिसोर्सेज एम्बोडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, एंड अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतना पैसा आपको देना पड़ सकता है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इंक्लूड्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आपको पता है कि देना पड़ सकता है, दैट डू नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, बिकॉज आइदर इट इज नॉट प्रोबेबल, अभी सर्टेन नहीं है, दैट सेटलमेंट ऑफ दोज ऑब्लिगेशन विल रिक्वायर आउटफ्लो, कि आपके पास से पैसा जाएगा ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, और द अमाउंट कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड। If the management estimate that it is probable that the settlement of an obligation will result in outflow, अगर मैनेजमेंट को कंफर्म हो जाता है कि अब तो पैसा देना पड़ेगा ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इट रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन बैलेंस शीट, तो आपको पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता है, प्रोविजन बनाना होता है। इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज लेस लाइकली, ये बहुत कम चांसेस हैं, दैट एनी इकोनॉमिक बेनिफिट विल आउटफ्लो, कि आपके पास से कोई पैसा जाएगा, द फर्म टू सेटल द ऑब्लिगेशन, इट डिस्क्लोज द ऑब्लिगेशन एज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, तो आप उसे एज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी शो करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, समझते हैं वापस, टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में। द सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर होता है, अभी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, एक्साइज ड्यूटी देनी होती है। अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट पर इंडिया में एक्साइज ड्यूटी, इसे प्रोडक्शन टैक्स भी बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी देनी होती है। इनडायरेक्ट टैक्स है जो कस्टमर से चार्ज करके कंपनी गवर्नमेंट को पे करती है, तो वो एक्साइज ऑफिसर होता है। इम्पोज अ पेनल्टी लगाता है अल्फा लिमिटेड एक कंपनी पर फॉर वायलेशन ऑफ अ प्रोविजन, कि आपने कोई प्रोविजन वायलेट किया होता, तोड़ा है इन द सेंट्रल एक्साइज एक्ट का, कोई कानून आपने तोड़ा है एक्साइज एक्ट का। द कंपनी गोज ऑन एन अपील, पर आपको लगता है कि मैंने तो कोई कानून नहीं तोड़ा, जबरदस्ती मेरे पे पेनल्टी लगाई जा रही, तो आप अपील में जाते हैं, कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। इफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एस्टिमेट दैट, पर कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है दैट इट इज़ प्रोबेबल दैट द कंपनी विल हैव टू पे द पेनल्टी, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी, हैव टू मतलब कंपलसरी, आपको लगता है, आपको कंफर्म लग रहा है कि नहीं अब तो पेनल्टी लगेगी, हम शायद गलत चले गए कोर्ट में, लगेगी, तो फिर तो आपको जब पता ही चल गया कि आपको देना पड़ सकता है पैसा, तो आप उसे प्रोविजन मानिए, इट रिकॉग्नाइज एज ए प्रोविजन फॉर द लायबिलिटी, क्योंकि आप नॉन लायबिलिटी है, प्रोविजन हमेशा नॉन लायबिलिटी के लिए बनता है, जो कंफर्म हो गई कि इतना पेमेंट आपको करना है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ द मैनेजमेंट एंटिसिपेट दैट, मैनेजमेंट को अनुमान है दैट जजमेंट ऑफ अपीलेट अथॉरिटी विल बी इन इट्स फेवर, कि आपके फेवर में आ सकता है कोर्ट का डिसीजन, अपीलेट अथॉरिटी जहाँ पे आप अपील में गए हैं, उस अधिकारी के द्वारा, जिस कोर्ट में, जिस अथॉरिटी के पास आप अपील में गए हैं, वो आपके फेवर में आ सकता है डिसीजन, अगर आपके फेवर में आएगा तो आपको देना ही नहीं पड़ेगा पेनल्टी, एंड इट इज़ लेस लाइकली, ये बहुत कम चांसेस हैं
दैट कंपनी विल हैव टू पे द पेनल्टी, कि आपको देनी पड़ेगी पेनल्टी, यानी ज़्यादातर चांसेस यही कि आपको नहीं देनी पड़ेगी, आप ही जीतेंगे कोर्ट में। इट विल डिस्क्लोज द ऑब्लिगेशन, तो जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है आप उसे डिस्क्लोज करेंगे, एज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बताएंगे, इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ प्रोविजन फॉर द सेम। प्रोविजन नहीं बनाएंगे, प्रोविजन तभी बनाएंगे जब नोन लायबिलिटी ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको देना है, और आप उस लायबिलिटी का अमाउंट एस्टिमेटेड बेसिस पे, रिलायबल बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर आपको पता है कि बहुत कम चांसेस हैं देने के, तो वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, या फिर लायबिलिटी देनी तो होगी पर आप उसका अमाउंट रीजनेबल बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो एस्टिमेट नहीं लगा सकते, तो भी जब तक आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी सी फाउंडेशन की, सी इंटर की टेक्स्ट तो आपकी चल ही रही है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दें। थैंक्स सो मच।